बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 14 सितंबर है, साल 2021। बिलावल जरदारी और मुराद अली शाह अरबों रुपए की करप्शन करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। बैनुल अक़वामी इदारे ने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। इसकी डिटेल आज वीडियो में आपके सामने रखूंगा। अब सार आलम अपने सहाफती गुल्लू बटों के हमरा क्यों सीनियर सहाफी रऊफ कलासरा पर टूट पड़े हैं। सानिया मॉडल टाउन नई JIT केस की आज लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच के सामने बड़ी आम समाअत हुई है। तीनों खबरें इंतहाई आम है और मैं उम्मीद करूंगा कि आखिर तक आप समाअत करेंगे और अपने फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सबसे पहले हम सानिया मॉडल टाउन की नई JIT केस की बात करेंगे, जो लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने आज इसकी समाअत हुई। और आपको इल्म है कि सानिया मॉडल टाउन किस तरीके से रियासती बर्बरियत की एक मिसाल है, जिसके अंदर वो शरीफ खानदान जो आज जमहूरियत का नाम नहाद चैंपियन बनने की कोशिश करता है, वो आज आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं, लेकिन अपने सियासी नजरियाती मुखालफीन को किस तरीके से उन्होंने कुचलने की कोशिश की। फिर लवायकीन पर उल्टा पर्चे दर्ज किए गए, उनको जलील किया गया, रुसवा करने की कोशिश की गई, लेकिन बिलाकर शरीफ खानदान खुद आज इबरत का मकाम बना हुआ है। किस तरीके से उनके झूठ एक्सपोज हो रहे हैं। पहले भी जो लोग मुद्दई थे उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया, उसके बाद फिर दूसरी जो FIR है वो धरने के नतीजे के अंदर काटी गई। पहली JIT फिर दूसरी JIT अपनी मर्जी के साथ उस वक्त हुकूमत ने बनाई। फिर बाद अज़ां बाकर नजफी कमीशन की रिपोर्ट आपको इल्म है बड़ी मुश्किल से एहतजाजों के बाद वो पब्लिक की गई और उसके अंदर भी आम हिस्सा गायब कर लिया गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बिस्मा अमजद की दरखास्त पर एक्शन लिया। बिल आखिर PTI की हुकूमत आ गई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने ये बयान दिया कि हम नई JIT बनाने पर जो है वो तैयार है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट से एक्सपोज ऑफ हुआ और अब लाहौर के अंदर जब पहुंचे तो आपको इल्म है जस्टिस कासम खान साहब बड़े अच्छे चीफ जस्टिस होते थे और वो हमेशा लाहौर हाई कोर्ट जिस तरीके से शरीफ बरादरान और शरीफ खानदान को जिस तरीके से अकोमोडेट करता था, ये तो एक बड़ी इसकी अजीब तारीख है जिस पर अलहदा किताबें लिखी जाएंगी और जिक्र किया जाएगा हर एक जो मुनसफ है उसके बारे में। बहरहाल अब जो नए चीफ जस्टिस आए हैं उनकी वजह से कुछ उम्मीद बंधी है और आज लार्जर बेंच ने बिल आखिर इसकी समाअत की है। और आपको इल्म है कि पिछले जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे अहमद अवैध साहब जो उस वक्त थे और किस तरीके से उनको रुसवा करने की लाहौर हाई कोर्ट ने कोशिश की, बजाय इसके कि मुकदमे के मेरिट पर जाया जाता और स्टे दे दिया गया लाहौर हाई कोर्ट के बेंच की तरफ से, क्योंकि इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है। बिल आखिर अल्लाह करेगा इंसाफ का बोल बाला होगा। अब जो नए चीफ जस्टिस हैं अमीर हुसैन भट्टी साहब, बिल आखिर उन्होंने लार्जर बेंच बनाकर 7 रुकनी बेंच है, आज उसकी पहली समाअत की है और उसके अंदर बैरिस्टर अली जफर साहब सानिया मॉडल टाउन के लवायकीन की तरफ से पेश हुए हैं और दूसरी तरफ से आजम नजीर तारड़ जो नून लीग के असल में वकील हैं। लेकिन आपको इल्म है ये तो 2 कांस्टेबल्स को आगे रखकर दरखास्त दी गई थी, वो उन्होंने पेश हुए हैं और जजेस ने आज बड़े सीरियस सवालात उठाए हैं। ये दरखास्त मेंटेनेबल है या नहीं है, इस पर आज की बहस है। आज जो है वो बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की, यानी अपने आर्गूमेंट्स दिए, लेकिन तफसीलन वो आगे आर्गूमेंट्स देंगे। लेकिन आदम नदीर तारड़ ने कोशिश की बताने की कि मैं छुट्टियों पर जा रहा हूं तो आप मेहरबानी करें एडजर्न करने इस कार्रवाई को, लेकिन ये मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस नहीं माने और उन्होंने कहा कि कल भी और परसों भी इसकी समाअत करेंगे। कल 10:15 बजे इसकी मजीद समाअत होगी और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्रवाई के बाद क्या हाई कोर्ट के कार्रवाई जो है जिस तरीके से ये स्टे दिया गया है, क्या ये दिया जा सकता था या नहीं दिया जा सकता था, ये एक बड़ा आम सवाल है जिस पर बात असल में मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं, नवाज शरीफ के जो वकील हैं शहबाज शरीफ के, वो करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले को हल किया तो वहां रिव्यू दायर करने की बजाय आप दोबारा यहां स्टे ले लेते हैं। क्या लाहौर हाई कोर्ट को यह इख्तियार था या नहीं, इस पर बड़ी डिटेल कल मैं आपके सामने रखूंगा जो भी कार्रवाई होगी। लेकिन अब मैं अगली आम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस वक्त आपको इल्म है रऊफ कलासरा एक सीनियर सहाफी हैं, अगरचे वो हुकूमत से इख्तलाफ करते हैं और हर हुकूमत के जेर इताब होते हैं, उनसे इख्तलाफ हो सकता है, बहुत सारी चीजों में मुझे भी इख्तलाफ है, आपको भी हो सकता है, लेकिन एक क्रेडिबल सहाफी होने के अंदर मैं समझता हूं कि वो फिर भी ऐसे नहीं है कि कोई नवाज शरीफ या जरदारी या कोई कह सके कि वो इस तरीके से कोई लफाफा सहाफी है जिस तरीके से तबका मलामती है। यही वजह है कि आज मरियम नवाज की पार्टी के एक आम कारकुन
جو صحافی نما کارکن ہیں وہ آج اپنے ٹولے کے ہمراہ حملہ آور ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کبھی اسلام کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ جو پورا طبقہ ملامتیہ کا ٹولہ ہے یہ ٹوٹ پڑتا ہے. آج جو رؤوف کلاترا صاحب نے کہا اور اس پر انہوں نے کس طریقے سے رد عمل کا اظہار کیا اور اب پورا ٹولہ رؤوف کلاترا کے پیچھے ہو گیا، وہ میں آپ کے سامنے وجہ رکھتا ہوں. آپ کو علم ہے کہ آج کل حکومت ایک بل آ رہی ہے جس کا ہم روز ذکر کرتے ہیں، جس پر صحافی احتجاج کر رہے ہیں. اب رؤوف کلاترا صاحب نے ذکر کیا ٹویٹ کے اندر اور گزشتہ رات پروگرام بھی کیا. انہوں نے کہا، بلکہ پہلے کا ایک پروگرام ہے ان کا، انہوں نے ذکر کیا کہ نواز لیگ دور حکومت میں پیمرا نے اکتوبر 2017 میں ایک بل بنا کر قائمہ کمیٹی کو بھیجا. اب یہ جو پیمرا کا ذکر کیا، اس وقت چونکہ ابصار عالم جو نون لیگی جو کارکن ہے وہ اس وقت چیئرمین تھا. یہ صحافتی لبادہ بھی بڑا عجیب ہے، یعنی کتنے صحافیوں کو نوازا گیا. جیسے اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں 5 ججز کو انہوں نے سینیٹر بنا دیا. اب اسی طرح کسی کو انہوں نے کسی جگہ اکاموڈیٹ کیا. اسی طرح صحافی آپ پیٹرول پمپ دیکھ لیں، آپ نجم سیٹھی پی سی بی دیکھ لیں، آپ دیکھ لیجئے آگے جتنے لوگ بھی ہیں، قاسمی سے لے کر عرفان صدیقی، ہر ایک کو نوکری دی انہوں نے. ابصار عالم جو ہے اس کو نوکری دے گی چیئرمین پیمرا کی. اب یہ رؤوف کلاترا صاحب کہتے ہیں کہ نواز دور حکومت کے اندر پیمرا نے اکتوبر 2017 میں ایک بل بنا کر قائمہ کمیٹی کو بھیجا کہ ٹی وی مالکان پر 50 کروڑ روپے جرمانے اور 10 سال قید کی سزا کا قانون پاس کیا جائے. ہمارے دوست ابصار عالم چیئرمین تھے، آج وہی نواز لیگ احتجاج کر رہی ہے. عمران خان کیوں 25 کروڑ جرمانہ کرنا چاہتے ہیں؟ اب یہ انہوں نے سوال اٹھایا. دوسرا انہوں نے بات کی کہ نواز لیگ دور کا میڈیا جو بل ہے 50 کروڑ روپے جرمانہ 10 سال قید، آج وہی نواز لیگ کے لیڈر مگر مچ کے آنسو بہانے آ گئے جو مالکان اور صحافیوں کو 10 سال قید کا بل لا رہے تھے. نواز شریف ہوں یا عمران خان، دونوں کی سوچ اور اپروچ ایک ہی ہے. فرق یہ ہے کہ نواز شریف 50 کروڑ تو عمران خان 25 کروڑ جو ہے وہ جرمانہ کر رہے ہیں. یہ بات انہوں نے کی. دونوں کے حوالے سے ان کی اپنی رائے ہے. ویسے اپنے پرانے دوست چیئرمین ابصار عالم کو کل عمران خان حکومت کے خلاف صحافیوں کے ساتھ مل کر احتجاج کرتے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ کبھی وہ چیئرمین پیمرا کے طور پر انہی صحافیوں اور مالکان کے خلاف 50 کروڑ جرمانہ اور 10 سال قید کا بل بنا کر قائمہ کمیٹی میں لائے تھے. اب جب دم پر پاؤں آیا تو اس کے بعد حملے شروع ہو گئے رؤوف کلاترا پر ابصار عالم کی طرف سے، اور ان کا پھر ٹولہ کس طرح ٹوٹ پڑا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں ابصار عالم، رؤوف کلاترا آپ اتنے سالوں مسلسل میرے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں صرف سیٹ کی ملازمت کی خاطر، لیکن کبھی آپ کو پلٹ کر جواب نہیں دیا. ساتھ گزرے وقت کی حیا میری آنکھ میں ابھی باقی ہے. کاش آپ کے بجائے کسی سانپ کو دودھ پلایا ہوتا تو شاید وہ بھی اتنا منافق، حاسد، مکار اور جھوٹا نہ ہوتا. اب یہ بات کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بغض ابصار میں آپ اتنے ہکلا رہے ہیں کہ سچ ہی منہ سے نکل گیا. اسی کلپ کے آخر میں آپ نے خود کہا ہے کہ کنفیوژن ہے، لکھے ریٹن ہوئے میں تبدیلی ہوئی ہے، ہمت بولنے کی نہیں ہے چونکہ خفیہ تبدیلی کہ جس کا علم کسی کو بھی نہ ہوا. بولو اگر ہمت ہے، بوٹ والوں کا نام لو. اب یہ بوٹ والوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چونکہ آپ کو علم ہے، جو بھی نون لیگی صحافی ہے وہ بڑا اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا ہے. لیکن اس پر عمر چیمہ وہ کہتے ہیں کہ ابصار عالم ان لوگوں سے بہت بڑے قد کے ہیں جو ان کو ہدف تنقید بناتے ہیں، اور وہ بھی بدنجتی کی بنیاد پر. ابصار صاحب جانتے ہیں کہ کسی ایسے صحافی کو پوچھیں جس نے ان کے ساتھ کام کیا ہو. اب اس طرح اور جو پورا ایک ٹولہ ہے وہ بہرحال اب رؤوف کلاترا پر ٹوٹ پڑا ہے. اب کس طریقے سے وہ جواب دیتے ہیں وہ تو اب ہم دیکھیں گے، اور اس پر جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی اس پر بات کریں گے. میں رؤوف کلاترا کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک سینئر صحافی ہیں، اختلاف ہوتا ہے، ان کی رائے جس کے اندر غصے کا اظہار ہوتا ہے، لیکن ان صحافیوں سے وہ کئی درجے بلکہ بہت ہی اعلیٰ یعنی صحافی ہیں اس حوالے سے اگر دیکھیں. اب دوسری طرف ایک بڑا سکینڈل آیا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ مراد علی شاہ ایک کرپشن کرے، اس کے وزیر کریں اور بلاول کے منشا کے بغیر اتنا بڑا کام ہو جائے. اور یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اس نے بھی انکشاف کیا ہے، اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ تو آج باقاعدہ ان دکانوں پر گئے ہیں کہ چیز کتنے کی ملتی ہے اور کس طرح 2 نمبری کی گئی ہے. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بڑی عام نیوز ہے، اس کو ذرا سنیے تاکہ میں بجائے اس کے کہ آپ کو ہنٹس دوں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اس حوالے سے حکومت سندھ کی جانب سے سکولوں میں طلبہ کے بیٹھنے کے لیے استعمال ہونے والے ڈیسک 6,000 روپے کی بولی کو مسترد کر کے 29,000 میں خریدنے کا انکشاف ہوا ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو ایک خط لکھا ہے
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा है कि जनाब महकमा तालीम में 2 अफराद के बैठने के लिए इस्तेमाल होने वाले 6000 के डेस्क 29,000 में खरीदी जा रही है, जो फी डेस्क 320% इजाफी कीमत बनती है, जिससे कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है। मुराद अली शाह को लिखे गए खत के अंदर कहा गया है कि सूबे के स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने 10 जून 2021 को सूबों के स्कूलों में डेस्कों की सप्लाई और डिलीवरी के लिए 4 ठेके दिए, जिनकी मालियत 5 अरब रुपए है। एक डेस्क की कीमत 23,985 रुपए से लेकर 29,500 रुपए बशमूल टैक्स के दरमियान है। इदारे का कहना है कि इतनी तादाद में डेस्कों की खरीदारी के लिए स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट 2 साल कबल यानी 17 फरवरी 2019 को भी ऐसा ही ठेका जारी कर चुका है। इस हवाले से आने वाली बोलियों में एक डेस्क की ज्यादा से ज्यादा कीमत 5700 रुपए से 6860 रुपए बशमूल टैक्स थी, ताहम महकमे ने नामालूम वजूहात की बिना पर इस कीमत पर ठेका नहीं दिया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसी के हवाले देते हैं ना हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान और वफाकी हुकूमत के खिलाफ। जरा आप सुनिए, वो कहते हैं कि 5700 रुपए फी डेस्क कीमत का 23,985 रुपए फी डेस्क के साथ तकाबल किया जाए तो मालूम होगा कि 320% इजाफी नरखों पर नया ठेका दिया गया है, जिससे कौमी खजाने को 3.3 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। खत में लिखा गया कि स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट ने इंजीनियरिंग के इंतहाई महंगे तखमीने 24,500 फी डेस्क लगाए हैं। हालांकि ओपन बोली में देखें तो मार्केट के नरखों के मुताबिक महकमे को दिए गए तखमीने में बताया गया था कि डेस्क की कीमत सिर्फ 6860 रुपए है। खत में यह भी बताया गया है अगर कीमतों में सालाना 10% इजाफे का भी ख्याल रखें तो भी डेस्क की कीमत 9,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के अफसरान के खिलाफ और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो अरबों रुपए के नुकसान के जिम्मेदार हैं। कार्रवाई कैसे करें? हिस्सा वसूल किया होगा। अब इससे यही तो असल में पूरा धंधा है। अब ये कैसे हो सकता है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री सिंध की वो तकरीबन 3.3 अरब रुपए ये करप्शन जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से, ये एक बैन अल-अक़वामी इदारा है, वो आई है और इस हवाले से आज बाकायदा दुकानों पर गए जहां पर उन्होंने अच्छे से अच्छे शीशम के बने हुए, कीकर के बने हुए, लोहे के बने हुए डेस्कों की जो कीमत है वो अपोजिशन लीडर हलीम आदल शेख ने दी तो पता चला वो 6800, 5500, आगे 9,000 ज्यादा से ज्यादा थी। अब ये तकरीबन 3.3 अरब रुपए के करप्शन का सीधा सीधा मामला है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उठा रही है, हुकूमत पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत नहीं। अब बिलावल बजाय इसके कि जाली बैंक अकाउंट्स के धंधे की जवाब दे, वो सिंध के अंदर सहाफियों के कत्लेआम और वहां पर गुंडागर्दी का जवाब दें, वो सिंध के अंदर जिस तरीके से इस्लाम दुश्मनी के बिल आ रहे हैं उस पर भी मैं कल बात करूंगा इंशाल्लाह, वो उस पर जवाब दें। तो बजाय इसके कि ये जो सहाफी है तबका मलामतिया वो इन इश्यूज को उठाए जो सिंध के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है, तो उनको वहां मौत पड़ती है, जबान पे वो छाले पड़ जाते हैं। तो ये जो 2 नंबरी और मुनाफकत है, अगर आप वफाकी हुकूमत और उस सूबाई हुकूमत का कोई बैलेंस करें और जिस तरीके से असल रिपोर्टिंग है वो हकायक कौम के सामने रखें तो बंदा कहे जब इस तरह आप जानबदारी करेंगे। अब मैं देखता हूं ये अरबों रुपए की करप्शन है, कितने सहाफी इस पर टॉक शोज करते हैं। कश्मीर का इतना बड़ा डोजियर दिया गया भारत का खिलाफ, पाकिस्तानी हुकूमत ने, एजेंसी ने इतना काम किया, उस हवाले से भी जिक्र नहीं किया। तो जहां मुल्क और कौम की बात होती है, जब आप भाग जाते हैं तो फिर आप कहते हैं गद्दारी के फतवे लगते हैं, ये बात होती है, ये बात होती है। तो आप खुद भी जरा अपनी अदाओं पर गौर कीजिए। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।